हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का ITS क्लासेस में। फ्लूइड मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है और जितने भी सारे कैंडिडेट GDC और RRBJ या SSCJ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उन लोगों के लिए ये डिस्कशन बहुत ही हेल्पफुल है। और जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा भाई, उसको जाकर देखना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने सारे बंदों ने वीडियोस देखा भाई, आपका रिस्पांस देख के बड़ा अच्छा ही लगा। मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ, आपको भी इसका मतलब इसमें बेनिफिट मिल रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ ना, तो इसमें SSC JEE का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यूथ पब्लिकेशंस के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। उसके बाद RRBJ JEE का क्वेश्चंस रहेगा और अदर एग्जाम्स में जो आए हुए हैं। कुल मिला के वो लोग बोलेंगे भाई कि अगर आप GDC कैंडिडेट हो, जॉब में भी हो, तो जब भी आपको टाइम मिले लेक्चर देख लो, आपके सारे कंसेप्ट रिविज़न हो जाने हैं। ठीक है, बस एक ही काम करना भाई, मेरे को मोटिवेशन PPT बनाने में भी टाइम लगता है, आपको पता है। ठीक है, तो एक ही मोटिवेशन ये रहेगा, चीज़ें काम की चीज़ें लगती है ना, तो ये थोड़ा यार दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना, काम की चीज़ें लगे तभी करना, अदरवाइज़ नहीं करना आपको। और चलो फिर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन SSC JEE का है। ठीक है, देख सकते हो आप, इसलिए RRB JEE के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि द लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड फील्ड इज़ मोर कंप्यूटेशनल बिकॉज। देखो, जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं ना, तो फ्लूइड जो रहता है, फ्लूइड का कंसेप्ट जो है, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, लैग्रेंजियन थे और एक का नाम था आइलेरियन। ठीक है, तो इन्होंने दो कंसेप्ट दिया था। मतलब जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होते हैं, जब आप उसको मोलिकुलर लेवल पे जाओगे तो फ्लूइड के पार्टिकल्स रहेंगे। तो उन पार्टिकल्स के जो है ना, इन लोगों ने स्टडी, बिहेवियर का स्टडी किया था कि कैसे इनका मूवमेंट रहता है, नहीं रहता है। तो किसी ने क्या किया कि भाई पूरा बल्क में एक साथ इसका जो है स्टडी करना स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब सारे पार्टिकल को एक साथ मिला के। और किसी ने क्या किया ना भाई कि हमको सिर्फ सिंगल पार्टिकल को देखना है कि उसका बिहेवियर कैसा है, नहीं है। ठीक है, तो जिसने पूरा बल्क में एक साथ जो है स्टडी करना स्टार्ट किया, पूरे मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, तो उसको बोला जाता है कि लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन बोला जाता है फ्लूइड में। और जिसने सिंगल पार्टिकल पर फोकस किया, उसने देखा कि यार सिंगल पार्टिकल्स की क्या बिहेवियर रहती है, नहीं रहती है। तो ये जो है ना, ये आइलेरियन जो रहते हैं, ये इन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था कि भाई सिंगल पार्टिकल्स का जो बिहेवियर जो है उसके बारे में स्टडी किया था आइलेरियन ने। और लार्ज पार्टिकल के बारे में किसने, आपका लैग्रेंजियन ने। तो वही हमको पूछा है कि क्वेश्चंस बताओ भाई कि जो फ्लूइड फील्ड है उसमें इनका कौन सा दिया हुआ कंसेप्ट है। तो ऑप्शन ए बोलेगा कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स विथ टाइम। मतलब विथ टाइम के रिस्पेक्ट में इन्होंने देखा था कि लार्ज नंबर ऑफ जो फ्लूइड पार्टिकल्स है उसका मूवमेंट के बारे में इन्होंने देखा था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 1 का ए। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो चारों ही ऑप्शन आपको ये मतलब आपके ऑप्शन जो है उसको देखना है। ठीक है, बट इस कंडीशन में आपका ऑप्शन ए में इसका आंसर मिल जा रहा है। तो आपके टाइम सेव के लिए जो है मैंने बाकी के 4 ऑप्शन रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेलिवेंट। बोल रहा है कि फ्लूइड डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस ऑफ इवन वेरी लो मैग्नीट्यूड। ऑप्शन बी बोल रहा है फ्लूइड डिफॉर्म्स अंडर कांस्टेंट शियर स्ट्रेस। ऑप्शन सी बोल रहा है फ्लूइड कैन सस्टेन शियर स्ट्रेस व्हेन एट रेस्ट। ऑप्शन डी बोल रहा है फ्लूइड डज नॉट डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस। देखो, जैसे फ्लूइड जो रहता है ना, उसमें जैसे हल्का सा टेंजेंशियल फोर्स लगा दोगे, टेंजेंशियल फोर्स के कारण ही जो है शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो ये फ्लूइड जो होता है, इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है कि ये तुरंत डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसकी शेप में तुरंत चेंज आ जाएगी। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। बोल रहा फ्लूइड कैन सस्टेन शियर स्ट्रेस व्हेन, भाई शियर स्ट्रेस जब फ्लूइड जब तक उसको मूवमेंट नहीं होगा तो शियर स्ट्रेस कहाँ से आएगा, तो ये भी गलत हो गया। फ्लूइड डिफॉर्म्स अंडर कांस्टेंट शियर स्ट्रेस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भैया। कांस्टेंट अगर हम लोग नहीं भी लगाएंगे, वेरिएबल भी लगाएंगे ना, तो फ्लूइड जो है डिफॉर्म करेगा। तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ, देखो ये आंसर हो जाएगा कि फ्लूइड जो होता है ये डिफॉर्म होता है अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस इवन वेरी लो मैग्नीट्यूड। मतलब हल्का सा टच कर दोगे ना फ्लूइड को तो ये डिफॉर्म हो जाएगा, इसका शेप में चेंज हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का देखो, ये भी SSC JEE का क्वेश्चन है, देख सकते हो कि पोइज इज ए यूनिट ऑफ। तो देखो सरफेस टेंशन क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन लेंथ न्यूटन पर मीटर। तो ये तो हो नहीं सकता है। विस्कोसिटी क्या होता है भाई, ये होता है म्यू। ठीक है, म्यू, और इसकी जो विस्कोसिटी की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। इसी को हम लोग पास्कल सेकेंड भी बोलते हैं। अगर आपको पता होगा कि जो CGS यूनिट होती है आपकी विस्कोसिटी को, उसको बोला जाता है क्या, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को बोला जाता है क्या, 1 पोइज बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा भैया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी हो जाएगा कि पोइज किसका यूनिट है, विस्कोसिटी का यूनिट है। ठीक है, और
कैपिलरिटी आपको पता होता है कि ये जो है एक ऐसा फिनोमिनन है जो कोहेसिव और एडेसिव फोर्स के कारण जो होता है। कोहेसिव मतलब दो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स और एडेसिव मतलब दो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। कोहेसिव मतलब सेम काइंड, जिसके कारण जो होता है फ्लूइड किसी ट्यूब में राइज करता है या फॉल करता है। जैसे पेड़ों में जो होता है आपका ज़मीन के नीचे से पानी ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि कैपिलरी एक्शन के कारण जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि कोहेसिव प्लस एडेसिव दोनों ही फोर्स के कारण होता है। शियर स्ट्रेस इन फ्लूइड, शियर स्ट्रेस जो है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू डी यू अपन डी वाई होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको वो भी बताया कि अगर इसको CGS में यूनिट पूछेगा तो क्या बताना आपको, डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो आज CGI का ये भी क्वेश्चन है कि द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन विल बी हैविंग जीरो इन केस ऑफ। देखो बर्नौली क्वेश्चन जो बताता है उसमें 3 तरह के हेड होते हैं, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब किसी भी फ्लूइड पार्टिकल के पास जो है 3 तरह की एनर्जी हो सकती है। एक प्रेशर हेड के फॉर्म में एनर्जी हो सकती है, एक काइनेटिक हेड के फॉर्म में, और एक हाइट के फॉर्म में। उसकी मतलब कि फ्लूइड जो अगर मान लो वाटर जो होता है ज़मीन के ऊपर से मान लो हाई लेवल पर रहेगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकती है उसके पास एनर्जी, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होता है वो जीरो कब होगा। तो सबसे पहले तो ये समझ में आ जाना चाहिए आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन किसको बोलते हैं। तो ये जो आपका P1 बाई रो जी प्लस Z1, P1 बाई रो जी को प्रेशर हेड बोलते हैं, Z1 को डेटम हेड, इसको ही को बोला जाता है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बोला जाता है। क्लियर है। तो ये कब होगा आपका जीरो, जब प्रेशर जो होगा ना वो यूनिफॉर्म रहेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एक तो डायनेमिक विस्कोसिटी जिसको म्यू बोलते हैं, ठीक है, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यू। और न्यू इज इक्वल टू होता है म्यू अपन रो, मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी अपन डेंसिटी। इसकी जो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। भाई मीटर स्क्वायर पर सेकंड ये MKS में इसकी यूनिट होती है, लेकिन अगर CGS में वगैरह हम पूछ ले तो क्या होता है, ये CGS में इसकी होती है स्टोक, और 1 स्टोक इज इक्वल होती है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कहीं पर अगर पूछ लिया गया कि स्टोक किसका यूनिट होता है तो क्या बोलोगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का होता है। क्लियर है। तो इसलिए एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो होता है, क्वेश्चन 5 का आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, और वीडियो लगे काम की चीज़ें तो यार इसको दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना यार, क्योंकि PPT वगैरह बनाने में आप समझ सकते हो मेरे को मेहनत लगती है, टाइम देना पड़ता है, और मेरा एक ही मोटिव है यार कि अगर मेरे कारण अगर आपका कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाए तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि चीज़ें मैं भी समझता हूँ यार कि अगर आपने कुछ चीज़ गेन किया है तो उसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, चाहे आपका एक्सपीरियंस हो, चाहे आपका नॉलेज हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज रिप्रेजेंट बाय। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन अभी आपको मैंने बताया था P1 बाई रो जी प्लस Z1 बोलते हैं। तो प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड ये तो नहीं होगा, काइनेटिक हेड प्लस डेटम हेड ये भी नहीं होगा, प्रेशर हेड और डेटम हेड, Z1 जो होता है इसको डेटम हेड भी बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए रोटामीटर इज टू मेजर। देखो आपका ऑरिफिस मीटर हो, चाहे आपका वेंचुरी मीटर हो, तो ये सब सारा इनका यूज़ किया जाता है डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। डिस्चार्ज मतलब फ्लो रेट को मेजर करने के लिए इन सारे डिवाइस का हम लोग यूज़ करते हैं। तो रोटामीटर भी एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, फ्लो रेट मेजर करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ये भी SSC JEE का PY का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंसीडर द टर्बुलेंट फ्लो ऑफ ए फ्लूइड थ्रू अ सर्कुलर पाइप। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपका टर्बुलेंट फ्लो चाहे लेमिनार फ्लो, तो देखना कि जो फ्लूइड जब फ्लो कहाँ पे कर रहा है, वो पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है कि वो किसी प्लेट के ऊपर में फ्लो कर रहा है, ठीक है। और डायमीटर दे के रखा है D, आइडेंटिफाई करना है कि भाई इस पर करेक्ट पेयर कौन सा है। तो फ्लो किस तरह का टर्बुलेंट फ्लो है। तो द फ्लूइड जो होता है वेल मिक्स, हमें पता है कि टर्बुलेंट फ्लो में जो होता है फ्लूइड लेयर बाय लेयर में मूव नहीं करता, ये एक से दूसरा लेयर एक दूसरे से क्रॉस हो जाते हैं। लेकिन लेमिनार में क्या होता है, लेमिनेशन मतलब क्या, एक एक लेयर में जो है ये फ्लूइड फ्लो करती है, वो उसको लेमिनार फ्लो बोलते हैं। और लेमिनार फ्लो जो होती है जब रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन आपका 2000 होता है पाइप के केस में, तब उसका जो है वो लेमिनार फ्लो कहलाता है। तो द फ्लूइड इज़ वेल मिक्स, ये सही है क्योंकि ये टर्बुलेंट फ्लो की बात कर रहा है। अनमिक्स तो नहीं होगा, अनमिक्स किसके केस में हो जाएगा, ये जब टर्बुलेंट की बात, ये लेमिनार की बात करता है तब ये हो जाता है, ठीक है। तो पहला सही है। तीसरा बोल रहा है कि रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2300, नहीं ये तो लेमिनार का केस है। ऑप्शन 4 बोल रहा है कि रेनॉल्ड्स नंबर जो है 2300 से ज़्यादा होना चाहिए, ये भी टर्बुलेंट का केस है। इसलिए ऑप्शन 1 4 देखो ये आपका कहाँ पे दिख रहा है, 1 4 आपके ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसलिए डी हो गया इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त।
ये भी पीवा की क्वेश्चन एसएससी का है। द बेसिक फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स। देखो ये जो है आइडियल फ्लूइड के लिए जो है ना, ये बर्नौली इक्वेशन है। और आइडियल फ्लूइड जो होता है भैया, वो उसका क्या प्रॉपर्टी होती है ना, वो इनकम्प्रेसिबल होता है। और इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये होता है कि जिसकी डेंसिटी क्या हो, वो कांस्टेंट हो, ठीक है। और क्या होती है, ये इनविसिड होता है। इनविसिड का मतलब जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। क्लियर है। तो ये सब सारे किसकी है, आपका आइडियल फ्लूइड की जो है, ये सब सारा कंडीशन है। और ये इरोटेशनल फ्लो होता है, इरोटेशनल फ्लो होती है इसमें, ठीक है। ये आपका आइडियल फ्लूइड की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो बात करें कि भाई बर्नौली इक्वेशन में कौन सा हेड नहीं होता। बर्नौली इक्वेशन में जो आपका हेड आता है P बाई रो जी प्लस बी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पे P बाई रो जी को बोला जाता है प्रेशर हेड, बी स्क्वायर बाई 2g को बोलेंगे काइनेटिक हेड और जेड को बोलेंगे डेटम हेड। तो भाई मैनोमेट्रिक हेड इसमें नहीं आता, इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, देखो मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, देखिए ये भी एसएससी का है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ऐसा पाइप है, ठीक है, जिसकी डायमीटर कितना 10 सेंटीमीटर है। इसकी पाइप की जो डायमीटर दे के रखा हो 10 सेंटीमीटर दे के रखा हो, और वाटर जो उसकी फ्लो कर रही है उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। अब मान लो इसका यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन जो है ना, ये चेंज होकर यहाँ पे ये वाला जो है ये बन जा रहा है आपका कितना, 5 सेंटीमीटर का हो जा रहा है। मतलब 10 से कन्वर्ट चेंज होकर ये 5 सेंटीमीटर हो जा रहा है। तो वेलोसिटी इस स्मॉल सेक्शन में जो है ना कितना हो जाएगा निकालना है। तो हमें पता है कि अगर इस पॉइंट में मान लो यहाँ पे इस वाले सेक्शन में अगर ये 1 है, इस वाले सेक्शन में 2 है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है भाई, मास फ्लो रेट 1 जितना होगा उतना ही मास फ्लो रेट इसमें 2 में भी होगा। अब मास फ्लो रेट निकलता कैसे, ये फॉर्मूला देख लो। हमें पता है एम इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी को वॉल्यूम, सॉरी वेलोसिटी नहीं वॉल्यूम है, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, ये मास है। फ्लो रेट, जब भी हम कोई भी चीज़ रेट का बात करते हैं उसका मतलब क्या, वो टाइम से रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। टाइम का रेस्पेक्ट में जब बात करेंगे तो ये एम डॉट हो जाएगा, यहाँ लेंथ को टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो लेंथ अपन टाइम जो होता है मतलब डिस्टेंस अपन टाइम क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो गया। तो मास फ्लो रेट निकल के आ जाता है रो ए वी, वी यहाँ पे क्या वेलोसिटी, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, रो मतलब डेंसिटी एरिया वेलोसिटी, ये होता है मास फ्लो रेट। लेकिन हम लोग आइडियल फ्लूइड जब लेके चलते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ये इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी कांस्टेंट होती है, तो ए इंटू भी निकल के आता है, ठीक है। तो दोनों क्रॉस सेक्शन में हम लोग मास फ्लो रेट जब इक्वल करेंगे तो A1 इज V1 इज इक्वल टू A2 V2 लगाएंगे। और A1 क्या होगा भाई, पाई बाई 4 D1 स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू पाई बाई 4 D2 स्क्वायर इंटू V2 होगा। जब इसको सोल्व करो ये तो कट ही जाएगा, तब इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप डिस्कशन में आपको मज़ा आ रहा होगा यार, और लगे काम की चीज़ें तो उसको लाइक भी करो, क्योंकि अप्रिसिएशन करना लाइफ में सीखो। अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा हो, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, ठीक है। और फ्लूइड इज ए सब्सटेंस, क्वेश्चन 11 का, विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ, मतलब अगर कोई फ्लूइड है ना कहीं पर रखा हुआ है ना, तो उसको हल्का सा, मैंने बताया था, इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स लगा दोगे तो बोलेगा भैया मेरे को बह जाना है, फ्लो उसका शेप क्या हो जाए, चेंज हो जाने लगता है। तो वही बोला है कि एक ऐसा सब्सटेंस है वो नो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस नहीं ऑफर करता है, किस लिए, शेप चेंज होने के लिए, इसलिए इसका क्वेश्चन 11 का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये आया हुआ है KPSC A का एग्जाम में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए नो यूनिट, हमें पता सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई एल होता है, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर होती है। और सरफेस टेंशन का पूछा जाता है कि किस बॉन्ड के कारण होता है, कोहेसिव बॉन्ड के कारण होता है। इसमें याद रखना सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, को भाई मतलब को हम लोग क्या दोनों को पार्टनर है, को पार्टनर मतलब बोलो सोचो कि हम लोग दोनों सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये याद रखना, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का हमें पता है कि ये न्यू इक्वल टू म्यू ओपन रो होता है, इसकी अपनी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और आपका इसकी यूनिट आपका स्ट्रोक भी होती है। बल्क मॉडुलस की होती है, इसका यूनिट होती है पास्कल, और स्ट्रेन का होता है चेंज इन डायमेंशन अपना ओरिजिनल डायमेंशन, इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 13 क्या देखो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स है। तो हमें पता है कि न्यूटन्स लॉ होता है शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, ठीक है। अब चेक करो, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी तो नहीं बोलेंगे, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। तो ये ऑप्शन बी जब इसको चेक की तो यहाँ पर आंसर इसका मिल जा रहा है, इसलिए 13 का आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ये होता है क्या, डेंसिटी ऑफ, ठीक है, लिक्विड
और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, स्टैंडर्ड लिक्विड का जो रेफरेंस लेते हैं ना तो डेंसिटी ऑफ वाटर को लेके चलते हैं, हमेशा ये डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड कुछ भी हो सकता है, केरोसिन का हो सकता है, पेट्रोल का हो सकता है, मरकरी का हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन नीचे वाटर हमेशा यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, तो मरकरी का हमको डेंसिटी पता है कितना, 13,600 होता है। और वाटर का डेंसिटी कितनी होती है, 1,000 होती है। इसको जब सोल्व करोगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है आपको निकल कर आ जाएगा 13.6। और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी कि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 13.6, ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स जो होती है ये डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो क्या होती है ना कि लिक्विड है, लिक्विड में जैसे मान लो वाटर है, ठीक है, तो वाटर होती है, मान लो अगर किसी सरफेस पे, ये मान लो कहीं सरफेस है और फ्लो कर रही है ना, ये फ्लूइड के उसके आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो ये आपस में एक दूसरे के बॉन्ड से बंधे रहते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड जो है ना यहाँ पे बंधे होते हैं। और ये भी H2O का मॉलिक्यूल है, ये भी नीचे वाला भी H2O का मॉलिक्यूल है। ये कौन सा बॉन्ड होगा, नहीं ये कोहेसिव बॉन्ड होगा। तो हम लोग जैसे ही क्या करेंगे ना कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो बॉन्ड है ना इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, ये बॉन्ड तोड़ेंगे भैया तो क्या होगी विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी जो है भैया क्या होगी वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई आगे वाला मॉलिक्यूल से मान लो भी टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे तो ये आगे जाना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड है उसको रोक के रखेगा। तो दोनों लेयर के बीच में जो आपका एक रेजिस्टेंस जो यहाँ पे ऑफर रेजिस्टेंस मतलब बहने का जो रेजिस्टेंस यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उसी को तो हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। लेकिन जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो भैया ये बॉन्ड टूटेगा तो ये मॉलिक्यूल्स आराम से जा सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से, ध्यान से सुनना, लिक्विड के केस में जो है विस्कोसिटी घट जाती है, लेकिन उल्टा ही हो जाता है किसके केस में, गैस के केस में क्या होता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से उनकी जो विस्कोसिटी म्यू है ना वो बढ़ेगी, क्योंकि जो कोलिजन है मॉलिक्यूल्स के रेंडमनेस जो है ना वो बढ़ने लगती है, इसीलिए विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि वो जैसे जैसे मान लो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों मॉलिक्यूल्स जो होता है आपस में जल्दी जल्दी टकराएंगे, या जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रहेगा आपस में जितना ज़्यादा जल्दी जल्दी कोलिजन होगा तो उनमें क्या होगा, एक ऑफर हो जाएगा रेजिस्टेंस, मतलब वो उनकी जो बहने की जो क्षमता वो घट जाएगी, तो मतलब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी गैस के केस में अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे। लेकिन अगर वाटर के केस में या कोई भी लिक्विड के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी जो विस्कोसिटी म्यू होती है वो घट जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोहेसिव बॉन्ड जो होता है वो आपका ब्रेक होता है। तो क्वेश्चन वही था कि द विस्कोसिटी जो होती है लिक्विड की डिक्रीज होता है, ठीक है, जब हम लोग इंक्रीज कर देते हैं किसको, टेम्परेचर को। ये कब होता है कि कोहेसिव फोर्स जो वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए होता है, इसलिए इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या देखो, ये बात कर रहा है कि फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ रेन एक्वायर स्फेरिकल शेप। तो स्फेरिकल शेप का मेन जो रीजन होता है ना ये सरफेस टेंशन के कारण होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, बीटा इक्वल आपको याद होना चाहिए 1/k होता है, ठीक है। और के को बल्क मॉडुलस बोलता है, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 17 क्या देखो कि द इनसाइड प्रेशर ऑफ होलो बबल ऑफ डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू सरफेस टेंशन सिग्मा सिग्मा। बबल जब बोलते हैं ना कि जब बबल को काटोगे ना तो उसमें क्या डबल लेयर निकल कर, जैसे सॉफ्ट बबल हो गया, इसमें क्या होता है ना काटोगे तब अंदर से इसमें डबल लेयर निकल कर आता है। तो जब हम लोग इनसाइड प्रेशर जब निकालते हैं इक्वेशन वगैरह तो ये आपका 8 सिग्मा बाई डी आता है। लेकिन वाटर का ड्रॉपलेट होता है उसमें सिंगल लेयर होता है, तो उसमें जो इनसाइड प्रेशर होता है ना 4 सिग्मा बाई डी आता है। और जो जेट होता है ना, मान लो किसी पाइप में मान लो यहाँ फ्लो कर रहा होगा उसको बीच से काट देंगे तो यहाँ जेट से जो आपका मान लो कोई भी फ्लूइड निकलता है उसमें जो चेंज इन प्रेशर का जो रहता है उसकी जो होती है 2 सिग्मा बाई डी होती है। तो यहाँ किसका बबल पूछा, बबल मतलब समझ में आ गया होगा, सॉफ्ट बबल ही होगा, ठीक है। तो इसलिए 8 सिग्मा बाई डी होता है। अगर इनसाइड प्रेशर पूछ लेता किसके लिए, अगर वाटर ड्रॉपलेट बोलता ओनली, या तो ड्रॉपलेट सिर्फ बोल देता या तो वाटर ड्रॉपलेट बोलता, बात बराबर, तब 4 सिग्मा बाई डी होता। लेकिन इस कंडीशन में 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। इसमें क्या बोला गया है कि इफ सिग्मा जो है रिफ़र करता है सरफेस टेंशन को ऑफ द वाटर, और रो क्या रिफ़र कर रहा है मास डेंसिटी, और जी रिफ़र कर रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, डी और डी रिफर्स टू द डायमीटर ऑफ द ग्लास ट्यूब, देन द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन द ग्लास ट्यूब। हमें पता है कि वाटर जो रहती है ये किसी सरफेस में देखना, अगर इसको यहाँ पर रखोगे तो ये क्या होता है ना, ये स्प्रेड कर जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो थीटा बनाता है सरफेस के साथ वो लेस देन 90 डिग्री होता है। ये रीज़न क्या होता है, क्योंकि एडेसिव बॉन्ड के कारण होता है। एडेसिव मतलब ये जो है जैसे कि यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट की जो मॉलिक्यूल्स होगी और जो यहाँ पे आपका इस सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स होता है ये आपस में एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, इसलिए जो है ये धीरे धीरे वाटर का जो लेयर होता है इस बॉडी में पूरा चिपकने लगता है। एक टाइम जब आएगा तो ये पूरा सरफेस में इस तरह से चिपक जाएगा। तो थीटा जो बनाते हैं यहाँ क्या बनाता है, लेस देन 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो और जो कैपिलरी राइज और फॉल जो होता है उसका जो हाइट का जो फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, और वाटर का केस में थीटा जो है 0 आपका जो है
जीरो डिग्री लिखा जाता है, और cos जीरो जो होता है 1 होता है। तो देखो क्या होगा, 4 सिग्मा अपन रो जी डी। ये तो आंख बंद करके जिसको 4 याद होगा वो भी लगा सकता है, ठीक है। लेकिन मरकरी का केस में जो होता है, जो आपका ट्यूब में वो हाइट जो होता है क्या होती है, फॉल होती है, ठीक है, क्योंकि कोहेसिव बॉन्ड उसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। मरकरी का मॉलिक्यूल्स जो होता है आपस में एक दूसरे से ज़्यादा चिपक के रहते हैं। क्लियर है। चलो, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि पीक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट विस्कोसिटी, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इन जनरल इट डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर फॉर लिक्विड्स, ठीक है, बिकॉज द इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू फ्लूइड लेयर गेट्स डिक्रीज। मैंने अभी आपको समझाया था कि टेम्परेचर को बढ़ाने से लिक्विड में जो होता है ये डिक्रीज कर जाती है, और इसका इन्होंने रीज़न बताया क्यों, क्योंकि जो फ्लूइड लेयर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो कोहेसिव बॉन्ड होता है, वो टेम्परेचर को बढ़ाने से ये ब्रेक हो जाएगा, तो विस्कोसिटी तो कम होगी ही। तो ये विस्कोसिटी के मामले में ये परफेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का ए हो गया। इसलिए आपको डेप्थ में इतना भी जानने का ज़रूरत है, ठीक है। देखो डी वाला जो है ये सही कब होता कि इन जनरल इट इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर फॉर गैसेस। ठीक बोल रहा है कि अगर आप गैस के केस में अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि मॉलिक्यूल का जो कॉलिजन है, रैंडमनेस है, वहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन इन्हें रीजन जो दिया है, इन्होंने बोला कि द इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू फ्लूइड लेयर्स इज गेट इन। भाई इसमें इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है गैस में, वो नेग्लिजिबल माना जाता है, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है, इसलिए इसका क्वेश्चन 19 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है। What happens to the liquid level when a small diameter tube is inserted into a liquid whose contact angle is 125 डिग्री। भाई देखो ये मान लो कोई एक ऐसा ड्रॉपलेट है, किसी सरफेस पर रखे हैं, ठीक है, और इसका जब यहाँ पे एंगल यहाँ पे इस तरीके से देखा जाता था, ये थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री दिख रहा है। मतलब भैया ये सरफेस जो होता है, ये जो आपका ड्रॉपलेट है ना, ये सरफेस पे क्या मतलब फैलना ही नहीं चाह रहा। ये इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि इसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड है, ये कोहेसिव बॉन्ड इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या मतलब अगर ये तो मैंने सरफेस के बारे में बताया, उसी तरह से अगर मान लो कोई इस तरह से कोई पॉट बर्तन रहेगा, उसमें लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है, और कोई एक ट्यूब को हमने इंसर्ट कर दिया, तो इसमें क्या होगा ना, लिक्विड भैया राइज क्या करेगा, और ये अपना फॉल कर जाएगा। फॉल क्यों कर जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि भाई थीटा जो है अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया तो वो जो होता है सरफेस पे उसमें सटेगा ही नहीं, और उसका जो लेवल है क्या नीचे की ओर फॉल हो जाएगा। तो देखो इसमें ऑप्शन कौन सा हो सकता है, लिक्विड लेवल इन द ट्यूब विल फॉल फर्स्ट एंड देन राइज, ऐसा कुछ नहीं है। लिक्विड लेवल जो होता है इन द ट्यूब जो होता है फॉल, ये हमेशा फॉल ही करेगा, इसलिए क्वेश्चन 20 का आंसर भी हो गया। आई होप सारे क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग और बाकी सारे सब्जेक्ट भी जो है ना आपके मैंने कंप्लीट करेंगे। और अगर लगता है ये सब सारा चीज़ बेनिफिशियल है तो यार दोस्तों के साथ शेयर करना इसको मत भूलना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।